चलो, अध्याय 2, अध्याय 2 विंटर क्लास 2, बहुपद। बहुपद है क्या? जब बहु सास को खरी खोटी सुनाने लगती है, जो पद सुनाती है वही होते हैं बहुपद है। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, नोमियल्स। और मैं ऐसे मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो खरी खोटी नहीं सुनाना है तुम लोगों को, है। चलो, बहुपद पॉलिनोमियल्स विंटर क्लासेस में चल रहे हैं। विंटर क्लासेस सेकंड चैप्टर है ये, और सेकंड वीडियो भी है। सिर्फ वैसे भी वन शॉट वन चैप्टर है ना, वन शॉट वन चैप्टर, वन चैप्टर। तो आज की कहानी बहुपद के साथ। इसमें तो लिखा है 5 नंबर का आना है टोटल इस चैप्टर से, 5 मार्क्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, 5 या 6, 5 या 6। फिर भी 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे 2-2 नंबर में, और 2 ऑब्जेक्टिव भी आ गए थे 2 नंबर के। तो हमारी जो तैयारी चल रही है विकल्प विकल्प ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें हमें 2 नंबर की तैयारी करनी है। मैक्सिमम 3 किया जा सकता, बस हो गया। तो क्वेश्चन वाला तो रिवीजन क्लास जब आएगी तब आप लोग देखना। अभी देखते हैं कि इस 2 मार्क्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं वह कैसे बनने हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स मतलब बीज गणित में हम लोग चल रहे हैं, एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास खेल होना खेल होना चाहिए एक्स का, वाई का, जेड का, ए बी सी एस टी यू वी डब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या। तो आप ये समझिए कि जहां एबीसी है वो अचर पद है। अचर पद क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? अंक होते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता, मान स्थिर रहता है, स्थिर मान, नॉट चेंज। क्लियर ना? ऑलवेज सेम। 5 लिख दिया तो हो गया काम। अब 5 है वो दुनिया में 10 ना हो जाएगा। तो अचर पद जो होते हैं उनके मान कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन एक्स वाई जेड है जिन्हें हमने चर बोला है। चर इज द वेरिएबल, वेरिएबल जिनका मान बदलता रहता है, अस्थिर, स्थिर नहीं है, अचल है ना। जिनका मान बदलता रहता है वो चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, स्थिर नहीं, स्थिर नहीं, चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही एस टी यू भी डब्ल्यू ये भी चर है, चर की श्रेणी में जाते हैं ये, ध्यान रखे रहेंगे। चर, वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आपने बहुपद में ये समझ लिया कि एक कांस्टेंट होता है, एक अचर पद होता है और एक चर पद होता है, ठीक है। और उसमें अब आप समझ रहे हैं कि जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं, और जिनका मान स्थिर रहता है, नहीं बदलता है, वो अचर कहलाते हैं। हो सकता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके यहां से यह बन जाए कि जिस जिस राशि का मान बदलता रहता है कहलाते हैं। ये एक वाक्य के उत्तर में आ गया तो चर, चर पद कहलाते हैं। खाली स्थान में आ गया तो खाली स्थान कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो आप मतलब दिमाग में चलाइए चीजें कि हमें क्या सीखना है और किस तरह से चीजें वहां पूछी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव आ गया। अब लिखा हुआ है, इसी में बता रहा हूं मैं कि अचर राशियों का मान बदलता रहता है। सही है, सही है ना? असही है तो तुम गलत हो, वहां वहां जाके पढ़ना है कि अचर राशियों का मान बदलता रहता है। तो फिर मैं ये क्या समझा रहा हूं?
नहीं बदलता भाई, इसका मतलब ये कहां पूछा गया होगा, कहां पूछा गया होगा है? अरे नहीं भाई, ये सत्य सत्य में पूछा गया होगा है। हाँ, तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं ना कि मेरे अध्ययन में तो एक एक लाइन में सब लिखा है, लड़कन के समझने में नहीं आ रहा है कि पढ़े क्या, कहे के लाने यहाँ है। तो आज बताइए कि जो पीछे क्यूआर कोड है ना, उसी क्यूआर कोड को स्कैन करना, वहीं वीडियो मिलेगा। ये अब तरीके आ रहे हैं कि अब वो प्रश्न कैसे पूछे, पढ़ तो सब लिए मेरी अध्ययन में, तो क्वेश्चन बना दिया मैंने कि अचर राशि का मान बदलता रहता है। गलत है सर, नहीं बदलता है, असत्य है। तो इस तरह से प्रश्न वहां पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। बाकी जैसे जो भी लगे तुम्हें कि ये मुझे लिखना है, लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो तो ही है, कोई दिक्कत है नहीं है, जितनी तक मन पड़ उतनी तक खोल के मत देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से नहीं आएगा या फिर मैंने अभी नया पढ़ा है, उसे जरूर नोट कर लो। बस होशो हवास में रहना, वहां क्वेश्चन पढ़ते टाइम चर है कि अचर है, क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आया जिसे मैंने अचर वाला बताया कि अचर राशि, अचर राशियों का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब यह है कि चर राशियों का मान बदलता रहता है। ये 2 पॉइंट मैंने अभी करा दिए। तीसरे नंबर पे मैं ये करा रहा हूं, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की घात कहलाती है। तो उस श्रेणी में ax की पावर n, a1 की पावर n, a2 x घात में n माइनस 1, a3 x घात में n माइनस 2, डैश 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 a नॉट, नहीं a n माइनस 1 x घात में, x घात में n प्लस an x घात में 0, या फिर कहा जाए कि यहां अंतिम पद। तो ये ये वाले जो टर्म है ये चर है, चर के साथ अचर गुणांक है, अचर गुणांक है, और यहां पास सिर्फ अचर है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि x का पद चर है और a1 a2 a3 डैश डैश an अचर गुणांक है। यहां पास है x वाला पद, लेकिन उसकी घात 0 है, और जब किसी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसका मान हो जाता है जिसका कोई नहीं उसका एक सही। तो वहां पास है, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन घात क्या है, 0 है सर, 0 है, मान 1 होता है। तो आप यहां से लेकर के इस टर्म में मैंने ये स्टैंडर्ड क्या है कि स्टैंडर्ड एक इक्वेशन लिखा दी है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से घात चला करती है। तो जैसे जैसे यहां से घात बढ़ेंगे, घात बढ़ जाती है, यहां से घात घटती जाती है। तो यहां देखो n था, 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, और लास्ट में क्या मिला करेगा, अच्छा। और नहीं भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता वो कहां तक लिखा है, क्या पता पूरा लिखा है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। तो बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, खाली स्थान में पूछ ले या फिर बोल दे बहुपद की घात क्या होती है, तो बता देना कि बहुपद की अधिकतम भाग बहुपद की घात होती है। जहां पर मैंने x को चर बताया है, a1 a2 को अचर पद बताया है। ठीक है, इनमें से कुछ लिखना है क्या, ये वाला लाइन लिख सकते हो, बाकी और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें बहुपद की घात के लिए तो जान लिया, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप, वन शॉट खेल खत्म करना है, 2 नंबर के लिए जान लगा देनी है। बहुपद,
अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है, तुम बता दे। एक होती है तो लिख लेते हैं अचर। अब हमारे पास एक नंबर है 75, जितने पूरे पूरे लाने हैं, तो ये तो अचर बहुपद है, सही बात है। तो मैं इसके साथ लिख क्या सकता हूं, गुणे 1। अब मैं इसको बना रहा हूं बहुपद, तो 75, इसको लिख सकते हो घात में 0, 1 को। अब कितनी हो गई, अगर यहां होता 5x-2, ये 1 लिखा हुआ है, 7 लिख दो, तो आपने देख के बताया x की मैक्सिमम घात, तो सर यहां x तो 1 है, तो आपने 1 बता दिया, और यहां भी 1 बता दिया था, तो गलत हो गया। तो सर अचर बहुपद की घात 0 होती है। ये बहुत अच्छे से याद करना है, मैं बता रहा हूं, पूछना होगा तो इसी से पूछ करके खेल खत्म कर देगा वो। अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो ये ध्यान रखे रहना, वहां अगर अंक से रिलेटेड आया है तो घात 0 होती है। मैंने यहां लिख के बता भी दिया है। तो अचर बहुपद आ गया। अब अचर के बाद आता है रैखिक। रैखिक बहुपद की घात खाली स्थान होती है। तो सबसे पहले हमें रैखिक बहुपद भी पता रहे, तो मैं यहां रैखिक बहुपद भी लिखते जाऊंगा, ठीक है। रैखिक बहुपद, बाकी सब सिस्टम से लिखा हुआ है मेरे अध्ययन में, मैं तो सिर्फ यहां से हल कराने की, क्वेश्चन बनाने को। अब क्या पता ये खाली स्थान में आ गया, कि सही जोड़ी में आ जाए, कि विकल्प में आ जाए, मुझे क्या पता, हमको कौन से पता होना चाहिए बस। रैखिक बहुपद की घात होती है 1, लेकिन हम रैखिक बहुपद देख तो नहीं कि कैसा होता है, ax प्लस b के फॉर्मेट का होता है। कैसे, वहां लिखा है निम्न में से रैखिक बहुपद बताइए, और वहां लिखा था 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और लिखा था 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगला लिखा था 0, और अगला लिखा था माइनस 2x प्लस 6। बोला है निम्न में से रैखिक बहुपद बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा होगा, चौथा होगा। रैखिक बहुपद की मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात है 1, और यहां पर x वाला टर्म है यहां 1, यहां 2 है, यहां भी मैक्सिमम 2 है, यहां तो 0 है, 0। तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद है, ax प्लस बी है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा, क्योंकि उसका नाम है रैखिक, लीनियर, तो वहां से भी पता चलना चाहिए, नाम से स्पष्ट है। तो ग्राफ भी पता रहे, रैखिक भी पता रहे, तो एक और चीज आ गई है, मूल। मूल कितने आएंगे, 1। क्यों, जितने शून्यक और उतने ही मूल। अब मूल कैसे पता चलेगा सर, उसकी बहुपद की घात से। एक घात का बहुपद है, एक ही मूल, मूल 1, और इसी को बोलते हैं शून्यक। तो एक शून्यक एक मूल, तो गुणनखंड कितने, 1। जितने शून्यक उतने ही गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड से ही तो शून्यक आते हैं, बराबर 0 करके, बराबर 0 करके। तो आपको रैखिक के बारे में मैंने टोटल जानकारी दे दी कि रैखिक का, अब वहां पर क्या बोला है, रैखिक बहुपद
का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप, व्यापक व्यापक रूप पूछा है तो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ये है व्यापक रूप। समीकरण पूछा तो बराबर 0। अगर उसने पूछ लिया रैखिक समीकरण तो फिर बराबर 0 करना पड़ जाएगा, है ना। हाँ, अभी अभी बहुपद में चल रहा है इसलिए ax प्लस बी बन जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, एक खाली स्थान में कुछ तय है, रैखिक बहुपद। एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं भाई? अगर उसने ये पूछ लिया एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तीन घात के बहुपद को क्या कहते हैं तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात के बहुपद, दो घात के बहुपद को द्विघात कहते हैं। वर्ग समीकरण कहते हैं, वर्ग बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे सब लेवल बढ़ा रहे हैं। रैखिक हो गया ना, रैखिक में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक रैखिक है, घात ग्राफ बनेगा सरल रेखा, एक शून्यक आएगा, एक मूल आएगा और एक गुणनखंड आएगा। एक्स प्लस बी होता है, घात 1 है और रैखिक का व्यापक। क्वेश्चन कहां से टूटे हैं? जब मास्टर वहां पढ़ाए ही ना। अब इस तरह रिवीजन कराते रहना चाहिए बीच बीच में उनको। अब वो ब्रह्मा विष्णु है, क्लास आई पढ़ाएंगे, क्लास आई पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। मास्टर को लगना पड़ता है दम से कि लड़कन के सबके सब अच्छे नंबर आए, तब आते हैं। और यहाँ हमारे काम चोर है, अपन काम कर दें बस, सैलरी ले लें। हाँ, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहां पर द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप भी देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अचर पद सी। शून्य कितने भाई? मैक्सिमम घात कितनी है? 2, तो शून्य भी आएंगे 2। तो मूल कितने? मूल शून्य को ही बोलते हैं, अभी बता दूं मैं, शून्य और मूल में कोई अंतर नहीं है। गुणनखंड, गुणनखंड भी 2। तो ग्राफ कितना? ग्राफ आ रहा है अनूप भैया के बैच में। दिस इज पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफीय निरूपण क्या होगा? 4 ऑप्शन थे, वृत्त होगा, वर्ग होगा, परवलय होगा और इनमें से कोई नहीं। परवलय सर। कल पेपर है गणित का और एक रात पहले मैं 10 बजे 9 बजे के आसपास पढ़ा रहा था और कह दिया कि परवलय मिलेगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। चेक करिए 2024 का पेपर, 2024 का पेपर चेक करिए, अध्ययन में पीछे पड़ा हुआ है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होगा। हाँ, एक सरल रेखा है, एक समांतर है, वक्र है और परवलय। सी नंबर ऑप्शन को टिक मारना था, निकलना था। ये आपके स्कूल में चर्चा हुई है, क्या करें हम? किताब के बीच से पढ़ना पड़ता है तब जाकर के ऑब्जेक्टिव पूरे बनते। ग्राफ बनेगा परवलय है, हाँ यू, इस तरह से ऐसे बनते हैं परवलय। ये आपको 11वीं में बड़ा मजा आएगा। अगर मान लो धोखे से तुमने मैथ ले लिया तो 11वीं में जैसे ही बोर्ड पेपर हो जाते हैं, आप जाइए मेरे चैनल पे और वहां 11वीं की क्लासेस पढ़ी पूरी देख डालिए, जून आते आते पूरी एक बार पूरी किताबें खत्म हो जाए, जान लो दे लेने। गणित में तो बिल्कुल रट के बैठना पड़ता है, तब जाकर के गणित में अच्छे नंबर आते। सीबीएसई में चैलेंज लेना मतलब अपने आप को खतरे में डालना, तो इससे पहले एक बार आप पढ़ के जाइए। तो ग्राफ बन गया परवलय, घास हो गई
द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। बहुत अच्छे से इसको, ये चैप्टर, ये वाला कंडीशनल है, बहुत अच्छे से इसको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बोलते हैं, अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। घात 2, तो इनके नाम से भी स्पष्ट रहता है ना। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। आया था सर, ये एक पेपर, किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक जगह आया था, चाहे 25 में आया रहा हो। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है, ये अच्छे से याद होना चाहिए हमें। क्लियर ना? त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक समीकरण देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स क्यू हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो शून्यक 3, मूल भी 3, गुणनखंड भी 3, और परवलय की जगह क्या बन जाएगा है? इसका भी बनता परवलय वो ही है, लेकिन इसका बनता है क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक परवलय बनता है, बनता तो परवलय ही, लेकिन क्यूबिक परवलय बनता है। अब क्यूबिक को घना भी परवलय बोलेंगे क्या? शायद मैंने इसमें ना लिखा होगा ना, इसमें ना लिखा होगा। क्यूबिक पैराबोला बनता है, मुझे हिंदी में नहीं पता है। पैराबोला को परवलय बोलते हैं, ठीक है। क्यूबिक को आप ये मान लीजिए कि चाहे घना भी ये कर दीजिए, घना भी ये परवलय है, बनता ऐसे ही है। जब ये ग्राफ बनता है तो ये इतना इस तरह से बनता है, ये मतलब उसके उसके तरीके वही हैं बनने के, परवलय जैसे हैं, लेकिन इनके फॉर्मेट में थोड़ा जैसे जैसे ये बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, एक्यूरेट ना बन करके ये थोड़ा सा फैला करके बनेगा, ऐसे बनेगा, शेप थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी बनते हैं घना भी, ठीक है ना। क्या ना, वो 3D में चला जाता है ना, उसमें तीसरा पक्ष भी आ जाता है, 3 बिंदुओं पे चलता है, 3 बिंदुओं पे चलता है। त्रिघात बहुपद वैसे इस चैप्टर में तुम लोगों के में हटा दिया गया है, त्रिघात को द्विघात तक चलता है, इसलिए ज्यादा उसकी डिटेल भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके शून्यक। कुछ भी आता है, वह बहुपद, उस बहुपद का नाम बताइए जिसके 3 शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद। वह बहुपद का नाम बताइए जिसके 1 शून्यक है। रैखिक बहुपद जिसके 2 शून्यक है। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं? 2। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बिल्कुल रेडी रखना पड़ेगा। अब आपको बेसिक अगर अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप हिला देंगे वहां के एक एक क्वेश्चनों को। हाँ, तरीके मेन है, तरीके। तो त्रिघात के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले ली, द्विघात के बारे में भी ले ली, बहुपद की मैक्सिमम घात भी ले लिया। तो चले आप चलते हैं संबंध पे, संबंध निकालते हैं। शून्य तो मैंने बता ही दिए हैं, है? किसका? हाँ ठीक है ना, शून्य, अभी शून्यकों की चर्चा हो जाए फिर देखते हैं उनको। जैसे हमने कहा कि एक 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 रैखिक बहुपद है, उसका 1 शून्यक निकलता है, तो रैखिक बहुपद ax प्लस बी का 1 शून्यक क्या हो जाएगा? -b/a।
ये है इसका आंसर। पच्छांतरण करना, बराबर 0 करो और इक्वेट कर दो, है ना। शून्य का मतलब होता है जो शून्य कर दे। देखिए ना, ऐसा भी नहीं करना है, आप यही देखते देखते इसकी हस्ती मिटा देंगे। सर मुझे 0 करना है, मुझे यहां पे कैसा क्या मान रख दूं कि 0 हो जाए। तुम्हें पता है प्लस का बी है, तो तुम्हें पता है कि यहां माइनस का बी चाहिए, और तुम्हें पता है कि ए नहीं होना चाहिए। भाग करो ना ए से, तो यह कट जाई, या माइनस बी प्लस बी बचेगा, 0 बनाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? मैं बताऊं, यहां लिखा है -3x+4। सर कितना चाहिए तुमको? बोल रहा था ना कि रट लिए हो। ये माइनस लगा है, ये धन का चाहिए, इसका मतलब मान धन का आना चाहिए। भाई हमको 0 करना है ना, तो तुमको क्या चाहिए? +4 है तो तुमको -4 चाहिए। अब -4 चाहिए तो तुमको तो पहले से पता है ना कि यार माइनस तो लगा है, ये 3 हट जाए और ऊपर जो 4 आ जाए, तो ऊपर 4 आ जाए और जो नीचे 3 मिल जाए, तो आंसर हो गया ना 4/3। निकाल भी लो ना, बराबर 0, -4 वहां का कट गा, 4/3 आ गया। क्लियर ना? तो देखते देखते हस्ती मिटाई जाती, नहीं बस्ती नहीं मिटती। फिर कैसे? 5x -7 लिखा है, सर कितना चाहिए? 7/5। क्यों भाई? -7 पहले से लगा था, हमें धन का 7 चाहिए, 5 न रहो चाहिए। ये खेल आया, ये बराबर 0 करके ये बच्चों का काम है, यहाँ खिलाड़ी बनना पड़ता है। ठीक है ना? जिसको जैसे समझ में आए ना ऐसे, देखा बराबर 0 करके निकाल लो, और चाहे दिमाग से खेल लो। दिमाग वाले को एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ये सब चीजें कंफर्म हो जाती है। ठीक है ना? ये हो गया। रैखिक बहुपद से आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हो जाएगा ax² + bx + c। तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करते आना चाहिए। गुणनखंड करते नहीं आता है तो आप शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें c का गुणा a से करना होता है। जो भी आता है, जो भी आता है AC आ गया, तो आपको 2 अंकों में डिवाइड करना होता है, P और Q में। और P और Q इस तरह से होने चाहिए कि जिनका जोड़ कर दो या घटाना कर दो तो B वाला पद मिलना चाहिए, और गुणा कर दें तो फिर AC मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमें ब्रेकआउट करके सीखना पड़ेगा। ये कहां सीख लेंगे? ये यहां भी सीख सकते हैं, नहीं तो वहां सीखेंगे जहां 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण को अच्छे से निपटाने के लिए। बाकी सिखा तो हम यहीं भी देंगे, सिखा हम यहां भी। ये सब कंप्लीट है ना, ये ओके है। द्विघात के बारे में चर्चा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि द्विघात ही है इस चैप्टर को घात करने वाला। और यहां से भर भर के सवाल पूछेंगे और लास्ट में फिर CBSE वाले प्रश्न मारेंगे, बिल्कुल धरे रहते हैं CBSE वहां कंपटीशन वाले पेपरों में। हाँ देखिए, द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। मैं कोई एक समीकरण ले लेता हूं अपने से, x² माइनस x -12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चला कि सर यहां गुणा करना है। गुणा की, यहां गुणांक 1 था, 12 आया, 12 को ब्रेकआउट कर दिए 2 अंकों में। बोले सर हमसे ब्रेकआउट तो करते नहीं बनता, हम कोई 3 चको 12 लिखा, कोई 6 दूनी 12 लिखा, और कोई 12 कम 12 लिखा, हम क्या ही करेंगे ना। तो उसका तरीका ये होता है कि आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। आपको पता चल गया कि सर इन्हीं से कुछ संख्या बनेंगी, 2 ठो बनाना है, 2 बनानी है। तो आपने कहा कि 3 दूनी 6 किसी ने बना लिया और 2 बच गया। 6 में जोड़ देंगे तो 8 बन जाता है, और 6 में तो घटा देंगे 4 बन जाएगा। यहां हमको 1 चाहिए, ये वाला तो कॉन्सेप्ट असंभव था। 4 यहां बनाया, 3 यहां बनाया, तो 4 बना लिए, 3 बना लिए, 4 3 7 जोड़ा, 4 में 3 घटा 1 आया। सही बात है, मिल रहा है। इसका मतलब यह है
कि हम 4 और 3 को लेकर के काम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब हमें यह पता था कि ऋण का एक चाहिए, तो बड़ी संख्या को ऋण कर दो और छोटी संख्या को धन कर दो, दिमाग लगा करके। एक्स स्क्वायर, अब यहां से देखना है, दो का सेपरेट करके जोड़ा बनाओ, क्योंकि दो गुणनखंड बनने हैं तो दो ब्रैकेट बनेंगे। एक्स कॉमन है यहां से, तो एक्स माइनस 4 बनेगा, यहां से प्लस का 3 कॉमन है, एक्स माइनस 4 बनेगा। मैं बता रहा हूं, अगर जितना पहले ब्रैकेट में बन जाए ना, तुम सही किए थे, तो दूसरे ब्रैकेट में उतना ही बनेगा, चेक हो जाएगा। एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 3, ये दो आपके हो गए गुणनखंड। दो गुणनखंड आए, वर्ग समीकरण था। शून्य पूछा था अगर उसने, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 करके एक्स बराबर 4 कर दीजिए, और एक्स प्लस 3 बराबर 0 करके एक्स बराबर माइनस 3 कर दीजिए। आपके दो शून्य हो गए, इन्हीं को मूल कहते हैं। यही है मूल, माइनस 3 और 4 द्विघात हो गया। अब द्विघात से रिलेटेड ना संबंध है, रिलेशन है, तो उन संबंधों को जानते हैं कि मूल जब आ जाते हैं, दो ठो मूल आए हैं, तो उन मूलों को जोड़ने पर और उन मूलों के गुणा करने पर क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, वो देखना है। ठीक है, इस बार पता है मैं क्यों वन शॉट वन चैप्टर ला रहा हूं, ताकि मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो ये मुझे बीच में बताना ना पड़े। आप पहले से मेरा बैठ के पढ़ के बैठे कि अब दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे तो हम 1 घंटे वाला वीडियो पहले जाके देख लेते हैं, ताकि सामने वाले को सब पता रहे कि ये हो चुका, मतलब इस तरह की चीजें हैं इस चैप्टर में। और 2 बार, एक बार जब मैं रिवीजन क्लास लूंगा तो वो भी समझाऊंगा उसमें कि ये है, फिर से एक बार, तो वो 15 मिनट का जो रहेगा वो वन शॉट वो अलग, तो 2 बार हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि नंबर 100 में 100। और यदि कोई वीडियो देख रहा है और उसके मेरे वीडियो देखने से तुम्हारा काम बनता है, तो हमको फोन लगाओ और बताओ कि सर मेरे 90 नंबर आए हैं, ताकि तुम्हारा भी अगले बार के अध्ययन में नाम आ जाए और फोटो आ जाए। और क्या भाई, अगर तुम मेरे वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, और मेरे वीडियो देखने तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, नहीं भी आए तो तुम हमें बताओ कि सर मैं आपकी वीडियो देख करके पास हुआ हूं या अच्छे नंबर आए, तो तुम्हारी फोटो और तुम्हारे नंबर झेल दिए जाएंगे अध्ययन में। मुझे 50 लोगों के नाम चाहिए, 50 लोगों के नाम चाहिए और उनकी फोटो। अच्छे नंबर पर रहे तो और बेस्ट, नहीं भी रहे तो भी बताइए, हम डालेंगे। अपने क्या करना है, बताना कितने लोग देखते हैं, पेपर में आउट कराओ सीधा। हाँ, इनको पिछले वालों को भी दिखा दें क्या? दिखा सकते हैं कैमरा घुमा करके? क्या करना है, कैमरा घुमा देंगे हम है, घुमा दे क्या? घुमा देते हैं, चलो तुम लोग भी देख लो कि कितने लोगों के आए थे। तुम्हारे सामने इतने लोग हैं जिन्होंने अपनी क्लास में बैठ करके पढ़ाई की है, और ये मार्क्स आए हैं, देख लिया ना अच्छे से? हाँ, ये श्रीनगर CMD फोर्स, चलो इतना पर्याप्त है देखने गया। देख लिए ना, 2-4 लोग पढ़े हैं, बाकी सब लोग लेक्चर देख के ही पढ़ते थे, तो फिर भी पर्याप्त है। 99, 99, 97, 97 और 76, ठीक है नंबर, 91 और 90 है ना, ये नंबर है। 76 वाला भले कम है, लेकिन इसने बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, श्रेष्ठा का एग्जाम क्वालिफाई है ना। तो हाँ, तो नंबर से मतलब नहीं होता है सर, जो कोई सीखा होगा वो कहीं और बजा देगा। तो मैं ये बता रहा हूं, द्विघात में जब हमने शून्यक निकाले, दो शून्यक निकाले, तो संबंध है शून्यकों का संबंध या फिर मूलों का संबंध। द्विघात बहुपद में शून्यक या मूलों का संबंध है, तो हम देख लेते हैं शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध है। गुणांकों के साथ, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार व्यापक समीकरण लिख दूं, ax स्क्वायर bx प्लस सी, और इसी के बगल में मैं CBSE वाला भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ में ही चलेगा। तो मैं मान लेता हूं, माना शून्यक, जो ऑथेंटिक शून्यक है वही मान लेते हैं, शून्यक अल्फा व बीटा है। दो शून्यक आने थे,
हमने अल्फा और बीटा मान लिया है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग मतलब जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा, तो आ जाता है -b/a। सत्यता की जांच करने के लिए इस बार सवाल आ सकता है कि शून्यक निकालिए और सत्यता की जांच करिए, उनके संबंधों के बीच, शून्यकों के और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करिए। ऐसा प्रश्न इस बार आने की फुल गारंटी है। पेपर आउट करने में लगा रहता हूं मैं, हाँ, कि पेपर पहले में पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से। पेपरों को देखिए, ओल्ड पुराने पेपर देखिए आप लोग, सब समझ में आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, ये संबंध है। अब एक प्रश्न भी आ गया था कि वर्ग समीकरण x = bs + c के शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a, c/a, d/a। लेकिन बात ये थी कि तुम हो गए थे चमक इज़दा, और वहां लिखा था ax² cx + d, cx + b, और तुम ये चीज देखे नहीं पाए। वहां लास्ट में पढ़े शून्यकों का योगफल, अब वहां लिखा था -b/a, -c/a, और a/b और b/a। तुम बिल्कुल शासक आदमी, चैप्टर के राजा, चैप्टर 2 के राजा, ये देखे नहीं पाए कि सर बी कहां लिखा हुआ है। बी लिखा था सी की जगह, मतलब अचर हो गया। सी एक्स का गुणांक था और ए एक्सिस का गुणांक था। तुम आए, मारे योगफल, ले b/a, चले आए। अब बैठे, जब तुम्हारे गुरुजी कहें तो गलत होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि शून्यकों का जो योगफल का कॉन्सेप्ट है अल्फा प्लस बीटा के लिए जो होता है, वह यह कहता है, इसकी जगह तो मैं अच्छे से कायदे से लिखा दूं यहां पास, कि माइनस लगा करके एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक अगर कहा जाए तो एक्स का गुणांक होता है, कहीं लिखवाया है क्या? क्वेश्चन में कराया होगा मैंने, फिर देखिए जरा पीछे क्वेश्चन लगे होंगे ना, क्योंकि सत्यता की जब जांच होती है ना, वहां ये दिखाना बहुत जरूरी है। एक्स का गुणांक, बिल्कुल बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है। पेज नंबर में अगर बता दूं अध्ययन में 48, यस नो, यस, बी जो होता है एक्स का गुणांक है, हाँ। और यहां होता है x² का गुणांक, उसका मान होता है। अब सीधी सी बात है, ये माइनस आ गया और x का गुणांक है, तो x का गुणांक आप देख लीजिए b और a, कायदे से ये होते हैं। और यहां होता है अचर पद, अचर पद, और ये होता है x² का गुणांक, और फिर बनते हैं ये c/a। हो सकता है कि वो हिंदी में ही लिखा हो ऑब्जेक्टिव, तो तुम क्या कर लोगे फिर? तो हमें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। तो आप ये वहां देख लीजिएगा कि सर ये ABCD के जो कॉन्सेप्ट हैं, दाएं बाएं तो नहीं है नहीं तो बस शेर दिखाओगे पेपर टाइम तक, और जैसे बाहर निकले लड़का कहे मेरे मुर्सिया उतरा, मोटिया उतरा, वही माए तुम्हारा थरथरी छूटी। फिर कहे एक समीकरण बना दूं तुम्हारे CBSE का, बताया था ना CBSE बगल में चलेगा, CBSE में समीकरण बना, बड़ा अच्छा था। बोला भाई वो लोग ना बड़े शातिर हैं, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे। बोलेंगे यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल A और B हैं, और समीकरण α(x² + βx माइनस, नहीं प्लस है, गामा है, लैम्डा कर दे, गामा कर देते, गामा कर देते, गामा कर दो, गामा है, तो मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। -b/a -c/a -β/α -γ/α
कौन लगा गया? धोखे से अगर यहां भी अल्फा बीटा कर दिया तो और चमकने लगोगे। तो सर आपको समझना पड़ेगा कि ये तो मूल है, तो ये यहां कहीं आएंगे। हमें तो गुणांकों से मतलब रहता है और अचर पद से मतलब रहता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो अल्फा बीटा पे चलेगा। और अल्फा बीटा में बोला है योगफल, अगर उसने प्रश्न ने पूछा था तो योगफल तो कहता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन है? बीटा, और वही माइनस के साथ। सर यहां एक ही ऑप्शन था, कुछ करना ही नहीं था। तो हमें होशियार होना पड़ेगा, हमें होशियार होना पड़ेगा कि वो क्या पूछेगा। और यहां से बिल्कुल 100% एक सवाल बनेगा और आपको लटकाएगा जब वहां लिखा रहता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। लुटिया डुबा देगा। अगर गुणनफल भी पूछ रहे तो भी उल्टा, ए अपॉन बी। और जब तुम वहां बताओगे नहीं ए अपॉन बी तो बड़ा अजीब लगेगा किसी को जब बताओगे, हमने कहा हम तो सी अपॉन ही पढ़े रहे। नहीं सर, आप इस तरह ना करिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट है सर कि होता एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में होता है माइनस एक्स का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर गुणांक। आप ये पकड़िए, बस हो गया। और जो जो लिखा हो देख देख के लिख दो, अपने को क्या करना। क्लियर ना? कुछ लिखना हो तो आप लिख लीजिए, बाकी खेल खत्म, है ना। तो ये इस तरह से इसके संबंध हैं। रैखिक बहुपद का बता दिया गया है, त्रिघात हो गया। एक ग्राफ वाला जो सवाल आया करता है, इसी में है क्या ग्राफ वाला सवाल? जो मैं हमेशा टिक करा, पिछले बार मैंने बिल्कुल ग्राफ है बना दिया था, वही ग्राफ भी उठा के रख दिया था, है? ग्राफ इसी चैप्टर में है। यस, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव में आएगा। जब ग्राफ बना रहेगा, इसको पहले हटा दे। हाँ, इसको हटा करके ग्राफ को ही पूरे अच्छे से समझा देते हैं। ग्राफ में शून्यकों की संख्या बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ बन गया सर। इस ग्राफ में मैं क्या लिख रहा हूं? x डिनोट करता है f ऑफ y, और इसी ग्राफ में मैंने लिखा है y डिनोट करता है f ऑफ x। किसी को यह नहीं पता चलता है इनका अलग अलग अर्थ होता है। अगर ये लिखा है तो शून्य का अलग आएंगे, और अगर ये लिखा है तो शून्य का अलग आएंगे। अगर ये तुम्हारी किताब में ये है, ये है ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा उसने बदल दिया तो आप हार जाएंगे, आप अपनी जंग हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रट्टाबाज हैं, हम समझदार थोड़ी हैं। हाँ, इसमें यह देखना होता है कि ग्राफ x को प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष को, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, और यहां पास इसमें ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। y इसको प्रतिच्छेद करेगा। तो अगर इसके शून्य निकालने हैं तो एक ही बनेगा सर। y अक्ष में एक ही जगह प्रतिच्छेद हुआ, इसका एक शून्य है, लेकिन इसके कितने शून्य बनेंगे? 1, 2 और 3, तो 3 शून्य बनेंगे सर। वहां पर ग्राफ बना रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से बने रहेगा। ग्राफ बना रहेगा इस तरह का, और बोलेगा y बराबर f ऑफ x। अगर एक बहुपद है तो शून्य की संख्या बताइए। नहीं सर, जीरो। क्यों? नॉट टच द लाइन, दिस इज द पैरेलल, समांतर है, ठीक है ना। शून्य का आएगा जीरो इसका। तो वहां ऐसे ही क्वेश्चन उसको पूछने,
एक आध क्वेश्चन अगर ये होगा तो फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस वाले के लिए तो दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया था, इस वाले के लिए जीरो कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो ये हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा, 2 शून्य। तो ग्राफ वाला भी आपसे कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, बाकायदा एक दो प्रैक्टिस करके जाइए, वहां धुआंधार खेलिए ग्राफ। हाँ, द्विघात बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा परवलय बनता है और एक घात रेखा का सरल रेखा बनता है। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोगों ने कक्षा 9 में कुछ चीजें पढ़ी थी, चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में है शायद, पता नहीं जो भी रहा हो, किसी मूल बिंदु। तो हो सकता है कि वो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ ले, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। अगर कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में है तो उसका x भी पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव होता है, और आगे वाली संख्या को x बोला जाता है और पिछली संख्या को y बोला जाता है, और x का नाम होता है भुज और y का नाम होता है कोटि। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ऑर्डिनेट बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिस जो भी लिखा होगा, शायद मैंने ना लिखा होगा, यहां लिखा होगा, वहां लिखा होगा, उस 7वें चैप्टर में, 7 चैप्टर में है ना निर्देशांक ज्यामिति, वहां अच्छे से डिटेलिंग होगी, क्या ही करना हो गया है ना। तो इसके इंटरवल, इसमें एक फार्मूला मैंने दिया है, फार्मूला मैंने ये दिया हुआ है कि अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 5 माइनस 4 दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 2, 2 नहीं 1 कर लो, 1 दी हुई है। अब बोला है समीकरण बता दीजिए, समीकरण बता दीजिए। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आया है, समीकरण बताने के लिए आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम तो हल करना नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमारे पास एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूले में सीधे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो वो फार्मूला हमें हमेशा याद ही होना चाहिए, हमें वो फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस वाले में आप ला करके रखिए और द्विघात बहुपद बना दीजिए। क्लियर ना? हाँ, ये फार्मूला है, इस पे ला करके आप रखेंगे तो काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4x प्लस ना हो जाएगा, ये भाई 4 माइनस का है, यहां अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाए +4 का हो जाएगा, और प्लस का 1। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ना, अगर मान रख दिया गया है तो आ भी जाएगा ना, कि नहीं आएगा? चेक कर लेते हैं ना, क्या ही करना है। हाँ, तो आने दो ना, वो योग फल है ना, वो योग फल है ना, अभी देखते हैं ना, चेक करते हैं ना। गुणा करें तो 2 आवे, नहीं नहीं, जोड़े घटाए तो 4 आए, और गुणा करें तो 1 आए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कहीं? अरे तो ये तो मैंने सवाल बनाया है ना। हो सकता है, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हो सकता है यदि बाटे में अल्फा प्लस बीटा के मतलब -4 दिया है। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा है, क्वेश्चन कहता है -b/a होता है, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है,
और ए की वैल्यू 1 हो गई, और अल्फा इंटू बीटा है, सी अपॉन ए होता है, तो ए तो पहले से 1 हो गया था, ये ए होगा, तो समीकरण तो बन गया ना, हम तो समीकरण बनाना था, हमें तो समीकरण बनाना था ना, बन गया, ये इससे नहीं आएगा, ये आएगा किससे, इससे आएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से आएगा भाई, जिसका कोई नहीं उसका श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण के लिए, है ना, फिर यहां से निकालेंगे, सबके हल हैं, जिसके नहीं है उसके फिर कोई नहीं, चलिए उसका तो फिर एक है ना उसका एक है, तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि ये फार्मूला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ला करके आपको समझा देगा। समीकरण और बहुपद के बारे में सुना होगा, मैंने लिखा है लाइन, समीकरण और बहुपद के बारे में सुना होगा, यदि बहुपद के बराबर शून्य हो जाए या कोई अचर लिख दिया जाए तो वह समीकरण बन जाता है, मतलब बराबर में कुछ ना कुछ हो गया तो वह समीकरण बन जाता है। और इसमें मैंने इसमें एक लोगो भी लगाया है कि एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान, जुनून और करुणा। खतरनाक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका वक्तव्य। इसरो, इसरो का मैंने डायग्राम बना के रखा है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द अंतरिक्ष एजेंसी ऑफ इंडिया, भारत की है अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। यस, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कहां, इसरो, अच्छा वैज्ञानिक ना, हाँ ये कहिए ना, मैं कहा यही इसरो आ गया, हाँ होंगे ना, बिल्कुल मैंने भी सुना था, अच्छा हाँ हाँ मैंने सुना था, यस अगर ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं यदि 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 शून्यक यदि शून्यक यदि शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो गुणनखंड बता दीजिए ना, गुणनखंड, चलिए मेरे पास एक समीकरण है, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मैंने कहा 2 3 6 2 3 5, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6, यहां से x कॉमन, x प्लस 3 जितना यहां बनेगा उतना वहां भी बनेगा, 2 कॉमन लिया x प्लस 3 बन गया, कॉमन ले लिया x प्लस 3, कॉमन ले लिया x प्लस 2, क्लियर है, ये तो हो गया प्लस वाला। आप, मैं अगर आपसे पूछता कि सर इसके शून्य बता दीजिए, -3 -2, क्या ये अल्फा है, क्या ये बीटा है, सही बात है, तो अब बता दीजिए गुणनखंड, नहीं आया, आएगा ना, -3 कैसे निकाला है सर, x प्लस 3 बराबर 0 किया होगा तुमने, और x का मान -3 किया होगा, सर अभी बता दीजिए, नहीं नहीं मैं इसके शून्य पूछ रहा हूं, इसके गुणनखंड पूछ रहा हूं, अगर इस समीकरण के शून्य अल्फा और बीटा है तो इस समीकरण के गुणनखंड क्या होंगे, मत उठाइए, कुछ नहीं उठाना, ऐसे देख के आप यहां दिमाग लगाइए ना कि यार मैं गुणनखंड से शून्यक तक पहुंच गया और शून्यक से गुणनखंड नहीं जा पा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ क्या x बराबर अल्फा हो गया रहा होगा,
क्या x बराबर बीटा होकर रहा होगा तभी ना तुमने इनको शून्य कहा होगा। इसमें x का मान अल्फा ना आया होगा एक तो, और x का मान बीटा ना आया होगा तब ना इनको तुमने शून्य कहा है। तो गुणनखंड बनाने के लिए उल्टा कर दो, पीछे ले आओ। x माइनस अल्फा इज द वन फैक्टर इज द वन गुणनखंड, और x माइनस बीटा इज द दूसरा गुणनखंड। गुणा करेंगे तो यहां मिलेगा। अब ए और बी अल्फा और बीटा बता दो क्या होगा, देखा जाएगा। क्लियर ना। अगर आप समीकरण से गुणनखंड पहुंच गए, गुणनखंड से शून्यक में आ गए -2, और आप कह रहे हैं कि सर मैं अब शून्यक से गुणनखंड में नहीं जा सकता, यही है सीबीएसई। यहां अंकों से खेला जाता है और यहां एबीसीडी से खेला जाता है। और वहां धोखे से अगर एम और एन कर दिया ना तब तो फिर तुम लफड़े में हो। उसको करना क्या, वो आपके दिमाग को ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ अंकों का रटंत विद्या है कि आप एबीसीडी और सब ये चार अक्षर सब जानते हैं। उसको क्या करना है ना भाई, ये अल्फा और बीटा कब मिले होंगे शून्य, जब आपने एक्स अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 किया रहा होगा, और अल्फा बराबर कहा, एक्स बराबर कहा होगा कि अल्फा के बराबर, तब ना इसको कह दे कि पहला शून्य और दूसरा शून्य बीटा है। क्लियर हो रहा है ना। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट हराते हैं लोगों को। और ये क्या है, वो लड़का 30 मार्क कहां बने, 75 मार के, 74 मार के, 70 और 11वीं में बोल्ड कहे रट रट के गए, उन्हें वास्तविकता पता ही नहीं है कि बताओ ना, यहां से तुम हल करते सब पहुंच गए, एबीसीडी का खेल है तो नहीं पहुंच पा रहे हो। दिमाग लगाइए कि यार ये कैसे मिल गया, जब हम x बराबर अल्फा कहे होंगे तभी उसको शून्य का नाम दिए होंगे, इसका मतलब उसको वापस कर लो। यस, तब जाकर के खेल होता है। तो ये लिखा है अध्ययन में, सर अध्ययन में मैंने लिखा है इसे कि अगर किसी वर्ग समीकरण के शून्य अल्फा और बीटा हैं तो गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि यदि किसी समीकरण के शून्यक 5 और -7 है तो उसका वर्ग समीकरण क्या होगा। इसका मतलब यह है कि -5 पहला फैक्टर होगा और x माइनस x प्लस 7 दूसरा फैक्टर होगा। से रेखा गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर 7 पना 35 -5 प्लस का 7 प्लस का 2 सर आंसर। ये आज सीबीएसई में चल रहा है, ये सब लास्ट का काम मेरा सीबीएसई में रहता है ना। हाँ, कंपटीशन वाले लेवल पे है, सीधे बोल देता है अगर किसी वर्ग समीकरण के दो शून्य 5 और -7 हैं तो उसका वर्ग समीकरण निम्न में से होगा, या माइनस करके यहां माइनस कर देगा और रहेगा यही, यहां एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 35 कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 35 कर लेगा, पता नहीं का कर देगा, 3-4 ऑप्शन इस तरह के पहना देगा, आप कंफ्यूज है। और जिसका सही होता है ना तो एक बार में ढूंढ करके मार के निकल जाता है आगे, जो कॉन्फिडेंस में रहता है कि अरे अपना सही है भाई, गुणा भी सही है और कॉन्सेप्ट भी सही है। तो आपको पता चलना चाहिए कि शून्य दिया है तो हम गुणनखंड में पहुंच सकते हैं, और गुणनखंड जो पहुंच जाता है वो गुणा करके वर्ग समीकरण में पहुंच जाएगा। क्लियर ना। हाँ, ऐसे ये चीजें सीखनी पड़ती है तब वहां जाकर के पेपर क्वालिफाई होते हैं। हाँ, इनको लगता है कि हम सब सीख लिए हैं, और फिर अब जब समझ में नहीं आएगा इस तरह की चीजें तो कहीं ना गलत पढ़ाओ थी, हमने समझ में नहीं आ रहा, आप होश में नहीं है, नवंबर आ गया है, चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, गणित 3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, ऐसा होता है भाई। पहले मार्च में पेपर होते थे, फरवरी में आ गए यार, 1 महीना पहले। क्या 11 से ना, अरे 7 से है, ये किसने बताया, गूगल में देखे थे, गूगल मंडल ने तो पूरा टाइम टेबल ही डाल दिया है ना, इसमें तो पढ़ा तो है ना। अब देखना पड़ेगा, क्या पता चेंज भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, नॉट चैलेंजिंग। बाकी मैंने जो अथेंटिक निकाला था उस टाइम तो वही पढ़ा था, 26 वाला ही पढ़ा था। अगर चेंज कर दिया तो अलग बात है। इस तरह से ये चैप्टर 2 हमारा क्लोज हुआ, और ये भी वन शॉट
वन चैप्टर खत्म, 1 घंटा